टॉपिक को चूज करने का एक ये भी मोटिव था कि जो मेल्स हैं वो इस टॉपिक को काफी ज्यादा इग्नोर भी करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन इसके बारे में पूरी और प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन है कि अगर हमें तब प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम प्रॉपर और सही टाइम पर डॉक्टर से मिल सकते हैं, उन सिम्टम्स को हम जान सकते हैं कि कहीं हमारे प्रोस्टेट से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सायरल एंड ही इज एक्सपर्ट इन दिस। सो अगर हम डॉक्टर संदीप के बारे में बात करें तो ही इज हैविंग अ 13 years of experience. He is BHMS and running his own clinic since 2012. He involves in multiple NGOs and publication. So डॉक्टर संदीप की एक बुक है होम्योपैथिक एरोस, जिसमें कि उनके 4 पार्ट हैं जो कि इन्होंने खुद से लिखी है। And he is also recognized for his expertise as a speaker in various webinars. So, Dr. Sandeep, welcome to the SBL webinar series. And हम हम अपना वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो हम जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जो भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक अपने क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन इन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका रिप्लाई हम देंगे, क्योंकि इस वेबिनार के दौरान हमारा एक ड्यूरेशन रहता है जिसमें कि हम अपने सारे व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स रिप्लाई करते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट हैं यानी कि जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, जिसे आप एसबीएल की जो वेबसाइट है उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर दिस वेबिनार। वेबिनार के दौरान हम 3 ऐसे रेंडम नेम सेलेक्ट करते हैं जिनको कि हम एंड में नाम अनाउंस करते हैं और उन लोगों को हम गिफ्ट शेयर भेजते हैं उनके एड्रेस पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिन भी 3 लोगों के नाम लिए जाएंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें आसानी रहती है कि हम उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप एसबीएल की और जो हमारी एजुकेशनल वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारे और सोशल मीडिया चैनल्स हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, फेसबुक, आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ डॉक्टर संदीप, इट्स ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट द वेबिनार। गुड आफ्टरनून। जो भी डॉक्टर्स यहाँ प्रेजेंट हैं सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है प्रोस्टेट एनाटमी। हम देख लेते हैं सबसे पहले डायग्राम में जो विजिबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किडनीज है, फिर यूरेटर है, फिर ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है। एक्चुअली जो यूरेथ्रा होता है वो उसका काम है यूरिन और सीमेन को बॉडी से बाहर ले जाना। ठीक है। अब प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट आप जैसे लोकेशन देख रहे हैं वो ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा को सराउंड करता है, यूरेथ्रा को थोड़ा सा कवर करता है। ठीक है। तो प्रोस्टेट का काम होता है यूरिन और सीमेन को फ्लो को रेगुलेट करना और साथ ही सीमेन प्रोडक्शन करना। तो बेसिक काम है यूरिन और सीमेन के फ्लो को रेगुलेट करना। ठीक है। अब ये दोनों काम कर रहा है तो क्वेश्चन ये होता है कि जब हम क्या इजैकुलेट करते हैं क्या उस दौरान हम यूरिनेट भी कर सकते हैं? एक्चुअली प्रोस्टेट जो है वो एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है यूरिन और सीमेन दोनों के लिए। जब हम यूरिनेट करते हैं उस टाइम पर ब्लैडर का स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और प्रोस्टेट इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसमें सीमेन मिक्स ना हो। ठीक है। और जब हम इजैकुलेट करते हैं उस दौरान ब्लैडर का स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है और प्रोस्टेट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके सीमेन को पुश करता है, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है यूरिन। तो दोनों एक्शन नॉर्मल है, ये नॉर्मल टाइम पे होता है। बट पेशेंट जब हमारे पास आता है वो तो एबनॉर्मल कंडीशन में आता है। वो कहता है कि जब सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या स्टूल करता हूँ तो उस दौरान मतलब पेशाब के रास्ते सीमेन डिस्चार्ज होता है। ऐसा कब होता है? जब उसे प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के दौरान ऐसा हो सकता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब है कि जब वो इजैकुलेट करता है उस दौरान सीमेन बाहर निकलने के बजाय बैक फ्लो करता है, बैक फ्लो करके ब्लैडर में चले जाता है, ब्लैडर में यूरिन के साथ मिक्स होता है और जब आप यूरिनेट करते हैं उस दौरान सीमेन रिलीज होता है। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं आप। ठीक है। यूरिन एनालिसिस करवा लीजिए, सीमेन एनालिसिस करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ओके। अब हम जोन्स की बात करते हैं। जैसे कि पर्पल कलर दिख रहा है इसमें, ये पेरिफेरल जोन। इस जगह पर जो प्रोस्टेट सीमेन प्रोडक्शन करता है, मैक्सिमम सीमेन प्रोडक्शन जो है वो प्रोस्टेट का वो पेरिफेरल जोन में होता है। ठीक है। प्रोडक्शन किससे होता है? ग्लैंड से। तो ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर सेल डिवीजन भी सबसे ज्यादा होता है, जिस वजह से ये सबसे कॉमन एरिया है। पर्पल जो पेरिफेरल जोन है ये सबसे कॉमन एरिया है जहां पर आपको प्रोस्टेट कैंसर भी होता है।
अब ये ग्रीन कलर में जो है ये है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर आपको बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये अपर यूरेथ्रा को कवर करता है। तो ये जो अपर यूरेथ्रा कवर करता है, जिस वजह से यहाँ पे यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। और ये जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, ये पिंक कलर में थोड़ा सा है एंटीरियर जोन। ये फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लस जब ऑर्गेजम होता है या इजैकुलेशन होता है, उस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके सीमेन को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, ये बेसिक सी हमने एनाटमी और फंक्शन समझी। बेसिक तो यही था कि प्रोस्टेट जो है यूरिन और सीमेन को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब जब हम पूरे वेबिनार में जो बात करेंगे वो करेंगे इन 3 कॉमन कंप्लेंट्स के ऊपर, जो मोस्टली होती है, लाइक बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेटाइटिस। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं एज 40 से 50 से ज्यादा हो जाना, या फिर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तब। एज जैसे होती है 40+, तो 2.4 क्यूबिक सेंटीमीटर हर कम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे आ जाएंगे धीरे धीरे। रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग लाइक निग्रोज हैं, अफ्रीकन लोग हैं, ब्लैक हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। रीजन, उनके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोस्टेट के अंदर डीएसटी में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से। ओके, हमने ये देखा कि ब्लैक में प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है, रीजन है टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है उनमें। ठीक है, इसको हम थोड़ा फैक्ट वाइज भी समझ लेते हैं। 1930s और 40s में प्रोस्टेट कैंसर को अनट्रीटेबल समझा जाता था, यानी कि कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जन्स इसको रिमूव कर देते थे। अगर मेटास्टेसिस हो रखा है, मेटास्टेसिस यानी अपने आसपास के एरिया में फैल चुका है ये, तो इसे एक डेथ सेंटेंस की तरह कंसीडर किया जाता। उस टाइम पर एक बायोमार्कर यूज किया जाता था जिसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज। आपके अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो ब्लड में एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती थी। एक सर्जन थे जिसका नाम था हर्जन हगिंस। इन सर्जन ने क्या करा, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने डॉग की कैस्ट्रेशन कर दी। कैस्ट्रेशन यानी टेस्टिस को रिमूव कर दिया। टेस्टिस को रिमूव करने के बाद देखा कि जो प्रोस्टेट का साइज है ना, वो श्रिंक हो गया है। अब इस श्रिंक प्रोस्टेट में इन्होंने एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन डार्ट ऐड किया। जब टेस्टोस्टेरोन ऐड किया एक्सटर्नली, तो देखा कि प्रोस्टेट अगेन एक्टिव हो गया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये क्लियरली शो कर रहा था कि जो प्रोस्टेट है वो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंडेंट है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो फ्यूल की तरह काम कर रहा था। यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने ह्यूमंस पे किया अपने कलीग के साथ मिलके। ह्यूमन की कैस्ट्रेशन की या फिर केमिकल कैस्ट्रेशन ईस्ट्रोजन के माध्यम से की, हाँ हैवी ईस्ट्रोजन डोज दे दिया। दोनों ही तरीके से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हुई। और रिजल्ट क्या रहा, एसिड फॉस्फेटेज जो बायोमार्कर था वो रिड्यूस होके नॉर्मल आया। और सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट था, यूरिन में इंप्रूवमेंट था, पेन में इंप्रूवमेंट था, और जो बोन में मेटास्टेसिस हो रखा था वो भी स्टेबलाइज हुआ। ये वर्ल्ड का पहला प्रूफ था जहां देखा गया कि सॉलिड ट्यूमर है, उसको बिना कट किए ठीक किया, या फिर यूं कहें कि इम्प्रूव किया। एक्चुअली किया गया, जिस हार्मोन की उसे जरूरत थी उसे वो नहीं दिया, मतलब भूखा मार दिया, वो दिया नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसके बाद हार्मोन थेरेपीज डेवलप हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोस्टेट के लिए, और भी कैंसर्स में यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। और 1941 में इनकी ये स्टडी पब्लिश हुई, और 1966 में इसी चीज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिले। ठीक है, और हमने जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में ये देखा। ठीक, अब उसी प्रकार से अगर किसी की टेस्टिस यंग एज में ही नहीं है, रिमूव कर दी गई है, तो देखा जाता है कि उनको बीपीएच नहीं होता। और अगर किसी को बीपीएच है, उनकी अगर टेस्टिस हम रिमूव कर दें, तब भी वहां पे प्रोस्टेट का साइज श्रिंक हो जाता है। टेस्टिस रिमूव करने से या टेस्टोस्टेरोन का जो मेन सोर्स है उसको हटाने से प्रोस्टेट कम हो रहा है, ये दिख रहा है। बट ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी ने इस पूरी स्टडी से ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी आप एक प्रोस्टेट का केस देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। हम ये देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है, जैसे एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनफैक्ट कभी कभार क्रिमिनल्स में भी ज्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या उनमें भी प्रोस्टेट की केसेस ज्यादा होते हैं? एक्चुअली अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ता। बट हाँ, अगर वो एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर रहे हैं, तब उन्हें रेगुलरली प्रोस्टेट को मॉनिटर करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन एग्रेसिव बिहेवियर के साथ भी देखा गया है। ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में इसको एंगर के साथ भी लिंक किया गया है। ठीक है, और क्रॉनिक एंगर एक स्ट्रेस फॉर्म है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है पूरी बॉडी में होगा, जिसमें प्रोस्टेट में भी हो सकता है। एंगर तक बात ठीक है, बट अगर एंगर का सप्रेशन होगा तो ज्यादा इंपैक्ट होता है। एक्चुअली वो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण आपको प्रोस्टेट कैंसर, बीपीएच या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब एंगर सप्रेशन हार्मफुल है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, तो एंगर मैनेजमेंट से आपको हेल्प मिलती है, थेरापेटिक हेल्प मिलती है प्रोस्टेट कैंसर में।
एंगर मैनेजमेंट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में ही हेल्प मिलेगी, इरिस्पेक्टिव कोई सा भी केस हो, हर केस में आपको एंगर मैनेजमेंट से हेल्प मिलती ही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करता है। एक और स्टडी के बारे में बात करते हैं। मैं ये बहुत फेमस स्टडी है, मुझे लगता है शायद सबको पता ही होगा इसके बारे में। करीब 32,000 आदमियों में स्टडी की गई 18 सालों तक, और देखा गया कि जो लोग महीने में 21 बार या 21 बार से भी ज्यादा इजैकुलेट करते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम होती है, मतलब करीब 20% कम होता है उन लोगों से जो कम इजैकुलेट करते हैं। एक और चीज है जो मैंने देखी कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन, किसी को सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, लाइक मतलब हियरिंग से, विजुअल से, या माइंड में कुछ रोमांटिक आइडियाज चल रहे हैं, स्टिमुलेशन हो रहा है, तो प्रोस्टेट उसका काम कर रहा है, बॉडी काम कर रही है, बट वो इजैकुलेट नहीं करता। इसे हम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अगर रेगुलरली ऐसा हो रहा है तो क्या होता है, प्रोस्टेट वाली जगह पे उसको हैवीनेस, फुलनेस या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और ये बार बार होने से प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहती है कि अगर किसी को हिस्ट्री है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की, तो उनके प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोस्टेटाइटिस का केस जो है प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील होता है, बट थोड़ी बहुत रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब तक मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि अब तक हमने क्या बात करी। जो मेन था ये था कि ब्लैक जो लोग हैं उनमें ज्यादा हो रहा है, रीजन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, और टेस्टोस्टेरोन का लिंक हमने एंगर से किया, एंगर का सेपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी प्रकार से इजैकुलेशन, लेकिन इजैकुलेशन का सेपरेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक और रिसर्च स्टडी देखें। वर्ल्ड की मोस्ट आइसोलेटेड मॉनेस्ट्री है ग्रीस में। यहाँ देखा गया कि 13 सालों के अंदर सिर्फ 11 केसेस मिले प्रोस्टेट कैंसर के, 1500 से भी ज्यादा मोंक्स में, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, जिस जगह पे ये रहते थे वहां पर हजारों सालों से जो लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशन है, जैसा था वैसा ही चल रहा है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं ये, एयर पॉल्यूशन है नहीं, स्लीप प्रॉपर लेते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल्स आर बैन फ्रॉम एयर, मतलब फीमेल यहाँ अवॉइड मना है, बैन है, फीमेल को अलाउड नहीं है इस जगह पे, ठीक है। तो स्टिमुलेशन भी नहीं है उनके पास। और इनकी अगर हम डाइट देखें तो डाइट में ये ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, फिश यूज करते हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं। अगर ध्यान रखिएगा आप कि मोंक्स जो है वो फिश ले रहे हैं रेगुलरली, ये एक एक्सेस है, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं इस एक्सेस के बारे में। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस। हाइपोथैलेमस आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो स्टिमुलेट करता है आपके गोनाड्स को, जहां पर हमारे टेस्टिस, उसमें लेडिक सेल्स होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन बनाने का पाथवे है। अब वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी कहती है कि अगर आप इस पाथवे को ब्लॉक कर दें या किसी प्रकार से ऐसा करें कि जो रिसेप्टर्स हैं, खासतौर पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, तो टेस्टोस्टेरोन बनाने में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन से हो रही है, तो वही कम करने का तरीका बता रहे हैं। बट अब एक क्वेश्चन है कि विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन तो बॉडी में वैसे ही कम होता है, तो हम टेस्टोस्टेरोन कम क्यों करना चाह रहे हैं। एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन तो कम हो रहा है, बट बॉडी में डीएचटी बन रहा है, डायऑक्सी टेस्टोस्टेरोन बनता है। वो टेस्टोस्टेरोन बनता है बिकॉज आपका 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है वो एक्टिव है, ठीक है। इनफैक्ट जब कम टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो ये जो प्रोस्टेट की जो सेल्स है ना और सेंसिटिव हो गए, थोड़ा सा भी टेस्टोस्टेरोन मिलेगा वो कैच करेंगे, उसको डीएचटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक ये चीज देखी गई, दूसरी ये चीज देखी गई कि एक थ्योरी के हिसाब से कि टेस्टोस्टेरोन तो कम हो रहा है बॉडी में मेल्स की, बट ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है, एक मिनट देख, ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है बॉडीज में, ठीक है। जब इससे क्या होता है, रेशियो गड़बड़ हो जाता है, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का रेशियो। एक थ्योरी के हिसाब से जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का रेशियो डिस्टर्ब होता है जब आप 40 से 45 के होते हैं, ये भी रीजन है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाई ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन रेशियो गड़बड़ हुआ, ठीक है। 40 साल के बाद इसका बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर, गायनेकोमेस्टिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, मूड चेंजेस, इस प्रकार से काफी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर की थिनिंग हो जाना, हेयर लॉस हो जाना, 40 से 45 के बाद आपने देखा होगा टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, घुटनों में दर्द हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर फैमिली, मतलब काफी सारी चीजें जो है वो, प्रेस बायोपिया, पास की नजर कमजोर हो जाना, ये भी 40 के बाद होता है, क्योंकि बेसिक जो सपोर्ट मिलती है हार्मोन से वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसे हम मेल मीनोपॉज कहते हैं, जैसे फीमेल में मीनोपॉज होता है, ठीक उसी प्रकार से मेल में भी मीनोपॉज होता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोपॉज, ठीक है। अब तक हमने जो बात करी, एनाटमी की बात करी, फंक्शंस की बात करी, रिस्क फैक्टर्स की बात करी, एंड जिसमें हमने देखा कि अफ्रीकन को ज्यादा हो रहा है बिकॉज वहां पे रिसेप्टर्स है, टेस्टोस्टेरोन का रोल है, टेस्टोस्टेरोन का एंगर के साथ रोल है, इजैकुलेशन के साथ। और जो एज का फैक्टर है, एज आपका ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को रेशियो को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोस्टेट की जो लोकेशन है वो ब्लैडर के नीचे है, तो ये क्या करता है, प्रोस्टेट आपके यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। अब क्या होगा, यूरिन ब्लैडर में भर जाएगा, ब्लैडर में यूरिन ज्यादा होने से ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है और थिन हो जा वीक हो जाती है।
जिसके कारण आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, आपके पास कभी कोई पेशेंट डायग्नोस होके आ रहा है, इट्स ओके, बट अगर कभी कभार पेशेंट होता है लाइक डायग्नोसिस नहीं हो रखा उसका, तो आप सिम्टम्स देखिए क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, पहला सिम्टम है इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर। पेशेंट कहता है कि पेशाब करने के बाद भी उसे लगता है कि उसका ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी, पेशेंट कहता है बार बार उसे यूरिन आ रहा है। इंटरमिटेंसी, रुक रुक के यूरिन आना। अर्जेंसी, मतलब पेशेंट को महसूस होता है कि यूरिन आ रहा है, बट वो रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो कपड़ों में ही हो जाए। वीक स्टीन्स, पेशेंट मोस्टली ये टर्म यूज करते हैं कि धार कमजोर हो गई है पेशाब की, पेशाब कम हो रहा है। स्ट्रेनिंग, पेशाब करने से पहले जोर लगाना। नॉक्ट्यूरिया, एक बार सो गए रात को लेकिन पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है। अभी सिम्टम्स के लिए हम बस ये देख लेते हैं कि जब प्रोस्टेट कैंसर होगा तो मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक होता है, या फिर आपको देखेगा कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। और बीपीएच के सिम्टम्स लगभग लगभग जो मैंने बताया वही है। नॉक्ट्यूरिया, रात को मतलब नींद तोड़ के पेशाब के लिए बार बार उठना, ब्लैडर का ठीक से खाली ना होना, पेशाब करने में दिक्कत होना, धार का कमजोर हो जाना। और प्रोस्टेटाइटिस में मेन जो सिम्टम्स रहता है वो फीवर रहेगा या पेनफुल यूरिनेशन रहता है। जो कॉजेज है बीपीएच का, कॉज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का कॉज थ्योरी के हिसाब से वही है हार्मोन इम्बैलेंस होना, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो इम्बैलेंस है वो हो जाना। प्रोस्टेटाइटिस का लाइक एक्यूट, आप अगर ठीक नहीं कर पाए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार से हुआ, तो वो क्रॉनिक में तब्दील हो सकता है। और जब क्रॉनिक में होगा इन्फेक्शन तो फीवर हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस हो रहा है, डब्ल्यूएचओ बढ़ जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, डिफेंस सिस्टम। और मेन चीज हम जो बात करना चाह रहे हैं पूरे वेबिनार में वो यही है, प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर पूरा रह रहा है। एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर का जो कॉज है वो अननोन है। ठीक है, जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका कॉज जो है अननोन है। लेकिन हमने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ब्लैक में ज्यादा होता है। ठीक है, हम्म। ब्लैक में ज्यादा क्यों होता है उसका रीजन हम बता चुके हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि ओरिएंटल्स में कम है, रेयर इन जापान। ओरिएंटल्स का मतलब है वो लोग जो जापान, चाइना और कोरिया में रहते हैं। इनका ये कंक्लूजन निकाला कि इनमें कम क्यों होता है। डाइट फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग कम करते हैं, अल्कोहल कम ले रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ना डायग्नोसिस कम होता है, मतलब स्क्रीनिंग कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया कि एशिया में जापान में कम है, तो हम एक जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। जापान में कम क्यों है, देखिए। डाइट यहाँ पे क्या होती है, लो रेड मीट, रेड मीट कम खाते हैं, फिश ज्यादा लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले बताया था कि मोंक्स भी फिश ले रहे हैं, तो ये भी फिश ले रहे हैं, कॉमन फैक्टर है। ये सोया लेते हैं, सोया एक फाइटो, फाइटो ईस्ट्रोजन का ये हो गया कि ये एक वीकर फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन है। जो आपकी एज जब बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ता है। तो ये क्या है कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, कि जो ईस्ट्रोजन का नेगेटिव इंपैक्ट बॉडी में हो रहा था वो नहीं होता, फाइटो ईस्ट्रोजन। ये डाइट से हेल्प मिल रही है। और जेनेटिक फैक्टर है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी करते हैं ठीक है लोग, स्मोकिंग कम है, अल्कोहल कम है। और ये भी देखा गया स्टडीज के हिसाब से, कुछ स्टडीज के हिसाब से, कि जो जापानीज लोग हैं उनके अंदर जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम होता है उन लोगों से जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रहते हैं। ठीक है ना। एक और रीजन बताया था कि अंडर, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कम है जापानीज लोगों में, फ्री टेस्टोस्टेरोन या सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन। और अफ्रीकन में ज्यादा था इसलिए वहां पर प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा था, हम्म। यहाँ पर कम है इसलिए प्रोस्टेट कैंसर हम्म। कम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, कहते हैं कि स्क्रीनिंग कम होती है, बट जापान का हेल्थ केयर सिस्टम तो काफी इफेक्टिव है। और कहते हैं हम्म। कि अगर वहाँ स्क्रीनिंग बढ़ाते भी हैं तब भी वहाँ पे कुछ ज्यादा केसेस नहीं आते। अच्छा, हम काफी बार बुक्स में पढ़ते हैं, काफी जगह पे पढ़ते हैं, बोल आपने आपने काफी डॉक्टर्स को बोलते हुए भी सुना होगा कि कहते हैं कि लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। ये बहुत लिविंग एग्जाम्पल है कितना इंपैक्ट पड़ता है लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट का। जैसे हमने बताया जापानीज लोग हैं या फिर ओरिएंटल लोग, जो ईस्ट एशियन के लोग हैं, उनमें नहीं होता प्रोस्टेट कैंसर, मतलब बहुत कम होता है प्रोस्टेट कैंसर वेस्टर्न लोगों से। बट ये देखा गया कि अगर ईस्ट एशियन लोग के जो लोग हैं वो अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं। ये कितना क्लियर एग्जांपल, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, जैसे ही वो वेस्टर्न कंट्रीज में है। हमने बताया था स्टार्टिंग से, जैसे आपने डायग्राम देखा है कि अगर यूरिन ब्लॉक होता है प्रोस्टेट वजह से, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाएगा, यूरेटर में भी पानी भर जाएगा, हाइड्रो यूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोस हो जाएगा, किडनी तक फेल हो सकती है। इसके लिए आप जीएफआर करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसमें जीएफआर देख लीजिएगा, उसमें हम रेगुलर बेसिस से मॉनिटर करते रहिए कि कहीं पेशेंट की किडनी पे तो असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब और थोड़ा आगे चलते हैं। प्रोस्टेट के अंदर क्या क्या होता है, प्रोस्टेट के अंदर जिंक होता है, टीएस से होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एसिड फॉस्फेटेज होता है, सिट्रेट होता है। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जिंक अगर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोस्टेट में। इस जिंक का काम होता है सेल टर्नओवर, सेल डिवीजन का ध्यान रखना, नेचुरल सेल डेथ करना। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये जो रैपिड ग्रोथ होगी ना सेल की, उसको ये रोकता है। मतलब बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस, जो भी कंडीशंस होने वाली है ना, उनको रोकने में हेल्प करेगा जिंक। मतलब जिंक एक ब्रेक की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
और जिंक का इम्यून फंक्शन की तरह भी काम है, कोफैक्टर की तरह भी काम है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम है, मतलब काफी हेल्पफुल है जिंक, मतलब ओवरऑल। ठीक है। और एक ठीक है, हमने ये देखा कि नॉर्मल प्रोस्टेट में, हेल्थी प्रोस्टेट में जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, सिट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, बट जब प्रोस्टेट कैंसर होता है जिंक या सिट्रेट दोनों की वैल्यू कम हो जाती है। और कुछ रिसर्चेस के हिसाब से भी कहते हैं कि अगर आप जिंक को वापस रिस्टोर करते हो तो उससे भी थेरेपेटिक हेल्प मिलती है। ओके ना। सिट्रेट का भी जैसे मैंने बोला आपको कि सिट्रेट भी नॉर्मली हाई होता है, बट जब कैंसर या कुछ प्रोस्टेट कंप्लेंट्स होती है तो कम हो जाता है। सिट्रेट का रोल है यूरिन को एल्कलाइन करना। एक्चुअली सिट्रेट कैल्शियम से बाइंड होता है तो किडनी स्टोन्स नहीं होने देता। अगर सिट्रेट कम हो गया तो आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं और यूरिन ट्रैक्ट सिम्टम्स या यूटीआई भी हो जाता है। अब हम पीएसए की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पीएसए है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका काम क्या है? एक्चुअली जब हम इजैकुलेट करते हैं तो स्पर्म जो निकलता है ना, वो जेल फॉर्म में ट्रैप होता है, जेल में ट्रैप होता है। अब पीएसए का काम है इस जेल को ब्रेक करना, इस जेल को तोड़ देता है। जेल को तोड़ता है तो क्या होता है, अब जो स्पर्म है ना वो आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है। और ये जेल से उस स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, खाने पीने को मिल जाता है। तो पीएसए का काम हुआ जेल को तोड़ना, जेल को तोड़ा, उससे न्यूट्रिशन मिला स्पर्म को, और अब स्पर्म जो है फ्रीली मूव कर सकता है। जब वो फ्रीली मूव करता है तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है पीएसए से। ठीक है, मतलब जब भी इजैकुलेट करोगे थोड़ा पीएसए बढ़ सकता है बॉडी में। एक तो ये हो गया, जब इजैकुलेट किया तब पीएसए बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा? जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, डीआरई करते हैं, तब बढ़ता है। और ये जो तीन कंडीशंस मैंने बताई थी, इन तीनों कंडीशंस में भी पीएसए बढ़ता है। ठीक है। इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेस भी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट में होता है, प्रोस्टेट इसे बनाता है। एसिड फॉस्फेटेज मैंने जैसे बताया था, नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था वहां पे उस स्टोरी में, कि पहले के टाइम पे एसिड फॉस्फेटेज को एक बायोमार्कर की तरह यूज किया जाता था, बट जब से पीएसए आया है इसका यूज थोड़ा कम हो गया, बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी थोड़ी कम है। बट अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अगर कोई एडवांस केस है वहां पर, या फिर बोन मेटास्टेसिस देखना हो तब। अब देखिए, अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग स्टडीज है। करीब 6000 आदमी जिनकी डेथ हो गई थी, उनमें 19 स्टडी की गई ऑटोप्सी के माध्यम से। और ये देखा गया कि उन लोगों को अनडायग्नोस प्रोस्टेट कैंसर था, मतलब डेथ तो हो रखी है लेकिन प्रोस्टेट कैंसर था जिसका डायग्नोस नहीं किया गया था, और वो एसिम्टोमेटिक था, कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। यूं कह सकते हैं कि शायद वो प्रोस्टेट कैंसर जो उन्हें था वो साइलेंट था, इंडोलेंट था, मतलब कोई परेशानी नहीं कर रहा था। सीडीसी की रिपोर्ट से के हिसाब से हर 100 आदमियों में से 13 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है, बट उनकी डेथ प्रोस्टेट कैंसर से नहीं होती। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी 5 में से 2 लोग जो हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर जो है ओवर डायग्नोज होता है, जिसके कारण उनका ओवर ट्रीटमेंट होता है, फिर साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई। अच्छा, ये स्टडी हम सबको समझना जरूरी है एज अ होम्योपैथ, और या फिर आप कह ले एज अ लेमैन भी। देखिए, ये स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या था, एक लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर का ग्रुप था बहुत बड़ा, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप था जिसे वॉच किया गया, ऑब्जर्व रखा गया, फिर यूं कहा जाए कंट्रोल ग्रुप था। सेकंड को रेडिएशन दिया गया, तीसरे को सर्जरी दिया गया। अब 15 सालों तक इसे फॉलोअप किया गया और देखा गया कि तीनों ग्रुप्स में मृत्यु दर में कोई भी फर्क नहीं था। चाहे रेडिएशन दो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन दो, सर्जरी दो, या फिर कुछ ना करो, कोई फर्क नहीं था मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को सर्जरी की गई या रेडिएशन किया गया, उनको फायदा छोड़िए उनको नुकसान हुआ, साइड इफेक्ट हुआ। वो साइड इफेक्ट क्या हुआ? प्रोस्टेट का काम किया यूरिन और सीमेन को कंट्रोल करना, सेक्सुअल कंट्रोल। तो यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, यूरिन इंकॉन्टिनेंस हो गया और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया। ठीक है। एक्ट, और ये भी चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो प्रोस्टेट कैंसर है इसका 5 ईयर का सर्वाइवल रेट 100% है, मतलब इससे डेथ होना कम चांसेस है, अनलेस एग्रेसिव ना हो तो। ये हम माइल्ड केस की बात करें, लो ग्रेड प्रोस्टेट की बात। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये पेशेंट लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है? उसके लिए एक प्रोफेसर हॉन्डरमार्क प्रोफेसर है ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में, इन्होंने फाउंड किया कि एक न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर होता है, ये जो प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा बनाता है, इससे आप रूल आउट कर सकते हैं। और क्या तरीका है? आपको डिफरेंशिएट करना है कि लो ग्रेड प्रोस्टेट, ये क्लिनिक्स में भी हम कर सकते हैं, लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है, हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर, कैसे डिफरेंशिएट करें? एक तो न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा पीएसए की मात्रा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की मात्रा 10 या 10 से ज्यादा होना। आप एमआरआई करवा लीजिए, एमआरआई एबनॉर्मल आता है। बायोप्सी, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। बायोप्सी की मदद से जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो ग्लीसन स्कोरिंग करेंगे, ग्लीसन स्कोरिंग आपको हाई मिलेगी, 8, 10, 9। ट्यूमर का साइज बढ़ रहा होगा, मेटास्टेसिस हो रहा होगा, बहुत तेज से बढ़ रहा होगा, ये सब दिखाता है कि आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एग्रेसिव, ये हमें रूल आउट करना है। और लो रिस्क वाला या माइल्ड या इंडोलेंट साइलेंट प्रोस्टेट कैंसर वो होगा जिसमें पीएसए की मात्रा 10 से कम हो और एमआरआई आपका नॉर्मल है। जब एमआरआई नॉर्मल है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आप ऑब्जर्व करते रहिए रेगुलर बेसिस, मतलब मॉनिटर करते रहिए, चेकअप करवाते रहिए रेगुलर बेसिस पे बस। अगर एमआरआई नॉर्मल है तो आपको बायोप्सी कराने की भी जरूरत खास नहीं है। अगर आप करवाते भी हैं तो उसमें आपको वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे, ग्लीसन स्कोरिंग भी कम मिलेगी, क्योंकि आपकी
सेल तो डिफरेंशिएटेड ही है, मेटास्टेसिस हो नहीं रखा होगा। बायोप्सी हमें बार बार क्यों नहीं करानी चाहिए? बायोप्सी जब हम बार बार कराते हैं तो उससे यूरिन या सीमेन में ब्लीडिंग हो सकती है, बार बार नीडल इंसर्शन से स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो जाता है, एंड रेक्टल बैक्टीरिया एंटर होने के चांसेस हैं, सेप्सिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। ठीक है। अ, आप एमआरआई करा लीजिए, एमआरआई आपकी अननेसेसरी बायोप्सी को रोक देगा काफी हद तक। अगर एमआरआई ठीक है तो बायोप्सी कराने की जरूरत नहीं है। और एमआरआई भी कौन सा? खासतौर पर मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई, इसे हम एमपी एमआरआई कहते हैं। ये क्यों? इसका रेजोल्यूशन और स्पेसिफिसिटी बेटर है। और एक चीज और देखी गई रिसर्चेस में कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये भी प्रोस्टेट सेल्स के को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक है। तो डायबिटीज भी एक फैक्टर हो सकता है। हाँ। अब हम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड नॉर्मली पेशेंट लेकर आता है, साथ में पीवीआर पोस्ट वाइडल रेसिड्यू, मतलब पेशाब करने के बाद ही ब्लैडर में कितना यूरिन रह गया, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ये अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स में इजीली मिल जाता है। आप एडवाइस कर तो एडवाइस भी ऐसे करें कि अल्ट्रासाउंड प्लस पीवीआर। एमआरआई हो गया अभी जिसके बारे में बताया, पीएसए फ्री टोटल एसिड फॉस्फेटेज, केएफटी कराना है कि क्रिएटिनिन चेक करें, क्रिएटिनिन से आप जीएफआर देख सकते हैं कि किडनी पे कितना असर पड़ रहा है। यूरिन एनालिसिस कि यूरिन में कहीं सीमेन तो नहीं आ रहा, कहीं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन तो नहीं है। यूरोफ्लोमेट्री, एचबीएवंसी, सीबीसी, टेस्टोस्टेरोन, पूरा वेबिनार हमने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर करा, ये देखना जरूरी है। ईस्ट्रोजन देखना जरूरी है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट रहता है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, बट काफी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। पीएसए देखिए, टोटल पीएसए है, सबसे पहले तो टोटल पीएसए करवाइए। अगर वो 4 से ज्यादा आता है, अब नॉर्मल आता है, तभी आप फ्री पीएसए करवा लीजिए। और फ्री पीएसए और टोटल पीएसए का फिर हम रेशियो चेक करते हैं। अगर रेशियो 25% से कम आ रहा है तो वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ है, अगर ज्यादा आता है तो वो बीपीएच की तरफ है। ठीक है। सिर्फ पीएसए में हमें और भी बेटर इसको करने के लिए पीएसए की स्पीड देख लीजिए, वेलोसिटी, मतलब कितनी तेजी से पीएसए बढ़ रहा है। लाइक 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में पीएसए की बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है, कैंसर हो सकता है। या फिर डेंसिटी, पीएसए की डेंसिटी के बारे में बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है। पीएसए हम देखते हैं कि ना 0.15 तक देखते हैं डेंसिटी को। अगर डेंसिटी 0.15 से ज्यादा है तो हम बायोप्सी की तरफ कंसीडर करें या हमारा ग्राफ देखिए। दो एग्जांपल देता हूँ एक मो के लिए। पीएसए 4 तक होना चाहिए, नॉर्मल रेंज है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है 6.5, 6.5 पीएसए है और वॉल्यूम है 70। वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम हो गई, बट वॉल्यूम ज्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये बीपीएच का केस हो। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएसए 6.5 है लेकिन वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी पीएसए इतना ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी हो गई ज्यादा, इसमें आपको बायोप्सी करानी चाहिए, रिस्क फैक्टर है ज्यादा। ठीक है। हमें पिटफॉल ये है, मतलब हम फॉल्ट ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ पीएसए के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो गलत बात है। हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। खास तौर पर अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे, फिंगर इंसर्ट करते हैं रेक्टम के माध्यम से ग्लव्स पहन के, तो उसमें आपको इरेगुलरिटी, गांठें, नोड्यूल्स महसूस होता है जो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ दिखाता है। यूरोफ्लोमेट्री में मैक्सिमम फ्लो रेट कम हो जाएगा, एवरेज फ्लो रेट कम हो जाता है। ठीक है। यूरो आईपीएस स्कोरिंग, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिस्टम स्कोरिंग, ये क्या है? जब भी आपके पास कोई केस आता है ना, आप ये ऑनलाइन चार्ट मिल जाता है या फिर आप खुद अपने इसमें बना सकते हैं। हर महीने पेशेंट का मॉनिटर करिए, सिम्टम्स वही सिम्टम्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, मतलब इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर का मतलब हुआ पेशाब पूरी तरीके से खाली, ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो रहा है, पेशेंट कहता है। फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आना। इंटरमिटेंसी, रुक रुक के पेशाब होना। अर्जेंसी, पेशाब, पेशेंट कहता है वो पेशाब होल्ड नहीं कर पाता। वीक स्टीम्स, वो कहता है कि पेशाब की जो धार है वो कमजोर हो गई है। स्ट्रेनिंग मतलब पेशाब करने में जोर लगाना। नॉक्टूरिया मतलब जब सो रहा है नींद तोड़ के उसे पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है बार बार। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ये देखना है कि सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है कितना नहीं, तो हर महीने टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये आप लिख सकते हैं पेशेंट से। ठीक है। इसकी लेवल होता है लाइक 7 तक आ रहा है तो माइल्ड केस है, 8 to 19 है तो मॉडरेट है, और 20 to 35 है तो सिवियर है। तो पता चल जाएगा आपको कि हर महीने में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना या फिर केस खराब हो रहा है आपका। ठीक है। कुछ केस डिस्कशन बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, रेड फ्लैग्स क्या है? अगर आप प्रोस्टेट का केस देख रहे हैं तो क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है? अगर पेशेंट कहता है कि उसको बोन पेन हो रहा है सिवियर, ठीक है, साथ में यूरिन रिटेंशन हो गया है एक्यूट, तो जो बोन पेन है शायद ऐसा हो सकता है कि वो मेटास्टेसिस के कारण हो रखा हो। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन है उनमें। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड आना, यूरिन या सीमेन में ब्लड आ रहा है, इट्स रेड फ्लैग, अलार्मिंग साइन। ठीक है। वेट लॉस हो जाना, वेट लॉस तो किसी भी कंडीशंस के लिए आपको पता चल जाएगा, सिवियर कंडीशन लाइक 8-10 किलो कम हो गया 1-2 महीने के अंदर, इट्स अलार्मिंग साइन। ठीक है। पीएसए की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 6 महीने में ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। पीएसए 10 से ज्यादा होना,
DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एबनॉर्मल होना, लाइक इरेगुलरिटी, गांठें या नोड्यूल्स महसूस होना। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। 2012 की स्टडी के हिसाब से देखा गया कि विटामिन डी हेल्प करता है अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है। हमने जैसे पहले बताया कि जिंक नॉर्मली हाई होता है, जिंक और सिट्रेट नॉर्मली बॉडी में हाई होते हैं, प्रोस्टेट में हाई होता है, बट जब आपको प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत है या प्रोस्टेट की और भी कंप्लेंट्स है तो वहां पर जिंक और सिट्रेट की वैल्यू कम हो जाती है। बट ये भी कहते हैं कि जिंक को वापस जब आप रिस्टोर करेंगे तो उससे हेल्प मिलती है थेरेपेटिक एटलीस्ट। तो जिंक को रिस्टोर करने के लिए आप पंपकिन सीड्स यूज कर सकते हैं, वो खा सकते हैं रेगुलरली। एक और रिसर्च ने देखा कि टमाटोज को अगर आप रेगुलरली लेते हैं, खासतौर पर बॉइल्ड फॉर्म में या कुक्ड फॉर्म में, तो इससे भी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम हो जाती है और काफी बेनिफिशियल है अगर जिनको है उनमें भी। एक्चुअली प्रोस्टेट ये क्या करता है, ये आपके डीएसटी जो टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी बनता है उसको कम कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है इस वजह से। तो टमाटोज नॉर्मल सी चीज है लेकिन हेल्प कर रही है आपको। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। डीप ब्रीथिंग ये जरूरी है कि प्रोस्टेट में हर केस में आपको हेल्प मिलेगा। मेडिटेशन ये एक्चुअली आपके एंगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो हर केस में इरिस्पेक्टिव, जरूरी नहीं प्रोस्टेट कैंसर कुछ भी हम्म। हो, हमेशा में हेल्प कर सकता है। प्रोस्टेट मसाज है, कीगल एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कैसे समझाना है पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज करने के लिए? आपको कहना है पेशेंट को कि वो इमेजिन करें कि वो यूरिन कर रहे हैं, इमेजिन करना है, और चलते हुए यूरिन को रोकना है। अब जब चलते हुए यूरिन को रोकेंगे तो एक जगह पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, दबाव लगाना पड़ेगा। उन्हें इस मसल को आइडेंटिफाई करना है किस जगह पर उन्हें दबाव लगाना पड़ता है यूरिन के लिए। अब वो पूरे दिन में जब भी फ्री है, खाली बैठे हुए रिलैक्स हैं, तो बस उन्हें इस जगह पे प्रेशर लगाना है जिस जगह को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना है। ऐसा दिन में 7-8 बार करें, इससे डेफिनेटली हेल्प मिलता है। एक्चुअली कीगल एक्सरसाइज ना मिमिक करता है जो आप इजैकुलेशन के दौरान करते हैं। इजैकुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ना प्रोस्टेट, तो यहाँ पे भी यही होता है लगभग लगभग। एक्चुअली क्या है कि जो जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो रेक्टम, प्रोस्टेट और ब्लैडर की मसल्स स्ट्रेंथनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं दबा रहे हैं। हमने बात करी थी कि जो लोग इजैकुलेट नहीं कर रहे हो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए कि अब जब जैसे सीनियर सिटीजन हो गए तो ये देखा जाता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की या मैस्टरबेशन या किसी भी प्रकार से वो इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो उनका प्रोस्टेट उस तरीके से काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहा, तो वो चीज हम कीगल एक्सरसाइज से करवा लेते हैं, तो वो हेल्प करता है। ऑल दो सिमिलर तो है बट डिफरेंस फिर भी है। डिफरेंस ये है कि मसल्स तो यूज कर रहे हैं बट जब हम इजैकुलेट करते हैं तब हमारा जो है फ्लूइड रिलीज हो रहा है, उसमें फ्लूइड भी रिलीज होता है, सीमेन रिलीज होता है। बट जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं उसमें कोई रिलीज नहीं है, उसमें अराउजल नहीं है, उसमें हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बस आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है कीगल एक्सरसाइज, बट हेल्प करता है ये डेफिनेटली। ठीक है, दोनों ही चीजों में आपका सेक्सुअल इंप्रूवमेंट भी होता है और आपको जो है यूरिन कंट्रोल में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट देख लेते हैं। बेसिक जो हमने समझा वो ये कि ब्लैक में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं जिस वजह से एंगर रिलेटेड है टेस्टोस्टेरोन के साथ, और एंगर से भी ज्यादा एंगर सेपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इजैकुलेशन में भी इजैकुलेशन या सेक्सुअल सेपरेशन, मतलब सेपरेशन हो रहा है हम जो देख रहे हैं एंगर का, सेक्सुअल का, यूरिन का। अच्छा। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स उठाए एंगर और सेक्सुअल सेपरेशन और यूरिन के लिए। तो एक कॉमन सी मेडिसिन निकली स्टेफिसगेरिया। पहले हम इसे समझ लेते हैं, बाकी मेडिसिन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टेफिसगेरिया बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। सेंसिटिव नेचर है, दूसरे क्या सोच रहे हैं फर्क पड़ता है उसे, और दुख है तब भी चेहरे पे मुस्कान, स्माइल रहता है, स्वीटनेस रहती है। इसमें सप्रेशन ऑफ इमोशन है मेनली सब स्टेफिसगेरिया में। जब आप सप्रेशन ऑफ इमोशंस करते हैं तो उसके कारण आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है, जिसके कारण इसे प्रोस्टेटाइटिस हुआ है। दैट्स वाई ये प्रोस्टेटाइटिस में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पल्सीडिला भी एक सबमिसिव मेडिसिन है जो सप्रेशन क्रिएट करेगी। सप्रेशन होगा सेक्सुअल डिजायर्स का, यूरिन का, हेल्प करता है। कोनियम सीनियर सिटीजन में हमने देखा कि प्रोलॉन्ग कॉन्टिनेंस, लाइक मतलब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो सेक्सुअल डिजायर सप्रेस है, यूरिन सप्रेस है, ये हेल्प करता है। हमने जिंक को इसलिए कोरिलेट करा, आप समझ रहे होंगे कि प्रोस्टेट के अंदर जिंक है और जिंक का कम ज्यादा होना दिख रहा है, तो प्रोस्टेट का भी हमने देखा, पढ़ा प्रोस्टेट को अच्छे से, तो प्रोस्टेट भी कब हेल्प करता है, लाइक प्रोस्टेटिक सीमेन फ्लूइड निकल रहा है पेशेंट में तब। ठीक है, सप्रेशन ऑफ यूरिन है प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट में फंक्शंस स्टमक के, इंटेस्टाइन के स्लो होते हैं, और प्यूबिक हेयर्स का गिरना होता है। माइंड देखा प्रोस्टेट में, और जिंक का जो माइंड है उसमें फीबल माइंड दिखता है, कमजोर माइंड है। और ठीक उसी प्रकार से एसिड फॉस्फेटेज भी प्रोस्टेट के अंदर ज्यादा है, तो ये अगली हमारी मेडिसिन है। इसमें भी हम देखते हैं कि प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है, लाइक पेशेंट कहता है कि जब वो स्टूल पास कर रहा है तो फ्लूइड निकल जाता है, या कोई किक स्टार्ट करता है स्कूटर को, जर्की एक्टिविटी से किक स्टार्ट करना, बाइक स्टार्ट करना, या चलते समय उसका सीमेंट डिस्चार्ज हो जाना, ये प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज हेल्प करता है उसमें। ठीक है, इसका भी माइंड जो है माइल्ड है। ठीक है, यील्डिंग पर्सनैलिटी, सप्रेशन आ जाएगा, स्लोनेस है। हमने यहाँ पे भी देखा कि हेयर फॉल हो रहा है, कहाँ से, जेनाइटस से। ठीक है, सिमिलर टू मोरलेस आपके जिंक की तरह। तो ये कुछ मेडिसिन बतानी थी, प्लस हमने कुछ देखा कि स्टडीज कहती हैं, और
यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, कुछ मुझसे सीनियर भी हैं, वो ये जानते हैं और काफी उन्हें केसेस देखे हुए हैं प्रोस्टेट के, तो ये समझते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी बार देखा गया, मैं नहीं कहूँगा कि हर केस में, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि साइज में भी, प्रोस्टेट के साइज में भी इंप्रूवमेंट मिलती है और सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट भी मिलती है। बट हम ये देखते हैं कई डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, कई ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं, लाइक टिंचर्स फॉर्म में देते हैं, मदर टिंचर्स में देते हैं। तो ये साइट कहती है, साइंस है कि अगर आप दोनों चीजें दें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एक रैट के ऊपर भी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया गया है और देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर में ये कैंसर स्लो डाउन कर देता है प्रोग्रेशन को। एपोप्टोसिस जो सेल डेथ है ना, उसको थोड़ा बढ़ा देता है। रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन का। सबल सेरोलेटो का भी एक रिसर्च किया गया, उसमें भी काफी बेनिफिशियल देखा गया। जो कुछ रूब्रिक्स थे मैंने फिर उनको करा और देखा कि ये कॉमन मेडिसिन है, कोनियम, पल्सेटिला, स्टैब, जिनके बारे में बता चुका हूँ, लाइको। ये बताने का बस इसलिए ये मीनिंग कॉमन मेडिसिन कि कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम कम है, तो हम एटलीस्ट प्रिस्क्राइब करते समय इन मेडिसिन को रूल आउट कर लें, बिकॉज ये मोस्ट कॉमनली आ ही जाते हैं होम्योपैथिक। बिकॉज होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा है कि उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखना है, माइंड और फिजिकल सिम्टम्स को लेना जरूरी है, माइजमेटिक बैकग्राउंड भी देखना। और इसमें जो प्रोस्टेट है उसमें हमारा माइजमेटिक मेडिसिन है, साइकोटिक और सिप्लिटिक होता है। एक्चुअली माइजम जो है प्री डिस्पोजिशन और टेंडेंसी बताता है, और अगर चीजें बार बार हो रही है, सिम्टम्स बार बार आए हैं, तो हमें एंटी माइजमेटिक मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। बीपीएच में मेन माइजम तो आपका साइकोटिक माइजम है, बिकॉज वहां पर सप्रेशन हो रहा है खास तौर पे, और ओवरग्रोथ तो दिख ही रही है आपको। और प्रोस्टेटाइटिस में देखिए आइटिस इन्फ्लेमेशन है, तो सोरिक माइजम भी हो गया। क्रॉनिक रिकरेंट प्रोस्टेटाइटिस है तो साइकोटिक हो गया। और अगर ब्लीडिंग ब्लड ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, पेन भी हो रहा है एजैकुलेशन के दौरान, तो ये सिप्लिटिक है। तीनों माइजम्स कवर करता है प्रोस्टेटाइटिस। और रही बात प्रोस्टेट कैंसर की, तो प्रोस्टेट कैंसर में बैकग्राउंड तो देखिए साइकोटिक माइजम का ही है, बिकॉज सप्रेशन तो है ही। और इसमें जो प्रीडोमिनेटिंग माइजम है वो है आपका सिफिलिटिक माइजम, बिकॉज वेट लॉस होना, ब्लड आना, इस तरीके से मेटासिस होना। और कॉमन मेडिसिन थी सबल सेवलेटा, कोनियम, चिमाफिला, थूजा। हालांकि जो भी आप मेडिसिन लोगे, मैं बता तो रहा हूँ, बट जो भी आप लो, आप अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर्स हो से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिएगा। लेकिन हम देखते हैं कॉमन कुछ मेडिसिन हैं जो कॉमन मदर टिंचर जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, वो है चिमाफिला और सबल सेवलेटा। चिमाफिला के बारे में बताया था, ये खास तौर पर इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है, यूटीआई होता है उनमें यूज कर सकते हैं। सबल सेवलेटा का देखा गया कुछ रिसर्चेज में कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत माइल्डली, बहुत बहुत माइल्डली कम करता है। कैसे? वो डीएसटी को कम करता है। डीएसटी भी कैसे कम करता है? एक्चुअली वो आपका 5 अल्फा रिडक्टेज था, उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है, जब आप डीएसटी कम करेंगे तो प्रोस्टेट में हेल्प मिल जाती है। कुछ रिसर्चेस क्या है, मतलब काफी आपने भी पढ़ा होगा कि पीसीओडी केसेस में या पीसीओसी केसेस में टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का रेशियो डिस्टर्ब होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो वहां पे भी सबल सेवलेटा का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ फ्लैट चेस्ट फीमेल्स हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं है, रीजन बताया जाता है कि हार्मोन डिसबैलेंस है, वहां पे टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर भी सबल सेवलेटा दिया जाता है। सबल सेवलेटा को लाइक कहते हैं कि एक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए भी मेडिसिन यूज किया जाता है, स्लाइटली हेल्प करता है। हमने देखा है कि कईयों को हेयर फॉल होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है, उसका रीजन बताया जाता है कि वहां पे डीएसटी, डायड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो वहां पर सॉ पॉल्मिटो यूज किया जाता है। सॉ पॉल्मिटो क्या है? सॉ पॉल्मिटो सबल सेवलेटा ही है, तो सबल सेवलेटा वहां पे भी यूज किया जा रहा है। तो ये देखा गया कि जिन लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो डीएसटी के कारण है, तो ये कहते हैं कि जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ना, उनका भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर की तरफ, क्योंकि दोनों का कारण तो वही है, डीएसटी बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सब जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया उन सबको ही प्रोस्टेट कैंसर होने वाला, नो। क्योंकि एक्चुअली दो मेन साइट है, प्रोस्टेट की है और स्कैल्प है, जहां पे ये टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। समरी है, हमने एनाटॉमी की बात करी, फंक्शंस की बात करी, डिसऑर्डर, रिस्क फैक्टर्स, हार्मोन्स की बात करी, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर ली, एंगर के बारे में बात कर ली, इजैकुलेशन के बारे में बात करी, जो प्रोस्टेट के अंदर होता है वो देखा, मोंग्स के बारे में बात करी, डिफरेंस कैसे करना है एग्रेसिव प्रोस्टेट और साइलेंट प्रोस्टेट का, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की बात करी। ये सब जो हमें पूरे वेबिनार में ध्यान रखनी है बात वो यही है कि फिश के बारे, डाइट में फिश फिश है जो हेल्प कर रही है, सोया, टमाटोज, पंपकिन सीड्स, विटामिन डी, कीगल एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प यू। एंगर मैनेजमेंट, इररिस्पेक्टिव कि आपका प्रोस्टेट कैंसर का केस है, कोई भी केस है, आप करेंगे हमेशा हेल्प मिलेगी, तभी कहते हैं हम ये मेडिटेशन, योगा, दैट्स वाई उनका मेन तरीका यही है। पीएस से इंपॉर्टेंट है। पूरे वेबिनार में अगर आप कुछ भूल भी जाएं तो आप एक एमआरआई जरूर याद रखिए, कि अननेसरी बात से नहीं करवाए, एमआरआई करवा लीजिए, मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई, दैट्स द बेस्ट थिंग। कुछ केसेस हैं बट डिस्कस करने में कोई फायदा नहीं है, टाइम खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। कोई बात नहीं सर, यू कैन शेयर ये इशू नहीं, बट अब इफ मैं यू बस विश। थोड़ा डिस्कशन से बता देता हूँ। पीएसए मतलब मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, पीएसए अगर 4 से ज्यादा हो तो आप डिजिटल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसके बाद एक मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई और एक बायोप्सी, सॉरी एक डिफरेंशिएट कैसे करना है इन तीनों को, ये भी देख लेते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें ब्लड आएगा यूरिन में, ठीक है,
और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो इरेगुलरिटी, गांठें, नोड्यूल्स महसूस होती है। एमआरआई एबनॉर्मल आएगा, बेस्ट थिंग। और बायोप्सी से कंफर्म किया जाता है। पीएच से बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर में। बीपीएच में आपके वही सिम्टम्स रहेंगे। हालांकि प्रोस्टेट कैंसर में सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो क्यों रहता है आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये पेरिफेरल जोन में रहता है। वो पेरिफेरल जोन जो है, वो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो लगभग लगभग आपके यूरेथ्रा से टच नहीं होता इतने इजीली। जब वो बहुत बढ़ जाएगा तब वो ब्लैडर को टच करता है। दैट्स वाई ये स्टार्टिंग में जो प्रोस्टेट कैंसर है एसिम्टोमेटिक ही रहता है। ठीक है। बीपीएच में सिम्टम्स आते हैं डिफिकल्टी यूरिनेशन के, वीक स्ट्रीम्स के, धार कमजोर हो जाना, नॉक्टूरिया, रात को बार बार उठना, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में ये स्मूथ रहेगा, एनलार्ज रहेगा, बट स्मूथ होगा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पीएच से बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है बीपीएच में। प्रोस्टेटाइटिस में जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो है यूरिन करते समय पेनफुल होना और फीवर होना। ठीक है। अगर एक्यूट है तो क्रॉनिक में फीवर भी नहीं होता है। ठीक है। और जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रोस्टेटाइटिस में खास तौर पे आपको दिखेगा कि थोड़ी सी स्वेलिंग, टेंडरनेस है, दर्द हो रहा है पेशेंट को जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं प्रोस्टेटाइटिस में। ठीक है। और पेनफुल इजैकुलेशन। आई हैव डन विद कंप्लीटेड विद माय टुडेज वेबिनार कंटेंट। Thank you so much, sir, for this informative presentation. And I'm sure आज इस टॉपिक से काफी लोगों को फायदा होगा, क्योंकि नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं इस टॉपिक पर भी बात करने के लिए। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट योर शेयरिंग। सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है पेशेंट हैविंग नाइट फॉल विच इज थिन एंड watery, whereas the semen during masturbation is thick and white. So is this nightfall the prostatic fluid other than semen? एक्चुअली प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, सीमेन सीमेन तब हम कहेंगे जब उसमें स्पर्म भी हो। और नाइटफॉल से हमें कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। नाइटफॉल एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि जब वो इजैकुलेट कर रहे हैं पर्सन तब उनका ठीक आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next question is what are the early symptoms of prostate cancer? So I think ये तो आपने बता ही दिया है। प्रोस्टेट कैंसर में सिम्टम्स नहीं होंगे इनिशियली, क्योंकि वो ब्लैडर तक टच नहीं करता है। जब वो ब्लैडर तक टच हम्म करेगा तब तक वो बड़ा हो जाएगा, तभी सिम्टम क्रिएट करता है। बस आपको अगर ध्यान रखना है तो मैंने बता दिया कि मेन ब्लड का ध्यान रखें कि ब्लड नहीं आना चाहिए। यूरिन या सीमेन हम्म ब्लड आ रहा है तो आपको अलार्म फिट होना चाहिए, मतलब रेड फ्लैग है उसके लिए। What should be the best medicine if PSA level is elevated? ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं है, जो भी हो वो डॉक्टर से पूछ के ही लो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। As we know, BPH is common condition in elderly men. Any preventive medicine or can we avoid surgery? बीपीएच के लिए कह रहे हैं सीनियर सिटीजन में? Yes, yes. बीपीएच सीनियर सिटीजन में होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि जैसे अब अवेयरनेस है, या अवेयरनेस आप सब डॉक्टर्स के थ्रू फैलता है, तो हम्म उसमें आप उन्हें कीगल एक्सरसाइज के लिए बोलें और उनकी डाइट में जो मैनेजमेंट होता है उससे काफी हेल्प मिलेगा। सर्जरी योगा तो अवॉइड ही करें मेडिटेशन ये ज्यादा, सब। क्योंकि एक्चुअली हम्म जो बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर, उससे डेथ रेट नहीं है उसकी, मतलब लाइक फाइव हम्म 5 ईयर्स के 100% सर्वाइवल रेट है। मैंने बता भी दिया था हम्म research में कि 15 साल तक डेथ नहीं, वो सेम ही रह रहा है, चाहे सर्जरी कराओ या नहीं कराओ, चाहे कैंसर हो या बीपीएच हो। Next is can homeopathy treat chronic bacterial prostatitis? And what is the pharmacology of homeopathy treatment in case of infection? क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा होम्योपैथिक मेडिसिन। आप अगर एलोपैथिक लेना चाहें मेडिसिन वो भी ले सकते हैं, साइड बाय साइड एज अ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स होंगे अपने आपके सिम्टम्स पूछेंगे अच्छे से, उस बेसिस पे वो मेडिसिन देंगे। Next question is which treatment process is better for bacterial prostatitis? Miasm, specific nosode, sarcodes, or combination? अ, अ, आप एक क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ. Which treatment process is best or better for bacterial prostatitis? बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है। बैक्टीरियल Miasm. एक्चुअली जो Hmm. बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है वो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस दो टाइप में होते हैं मेनली। हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। जो Hmm. एक्यूट वाला होता है वही बैक्टीरियल होता है। उसमें अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन जो ले रहे हैं वो ले सकते हैं, जो भी ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक। बट होम्योपैथिक मेडिसिन भी सिम्टोमेटिकली वो ले सकते हैं, और सिम्टम्स में कोई भी मेडिसिन फिट हो सकती है, चाहे वो नोसोड्स हो या फिर सार्कोड्स Yeah. हो या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी मेडिसिन फिट हो सकती है इसमें, जो पेशेंट के हिसाब से सुटेबल आ रही है। Hmm. Next question is how long the treatment should last? Means for this That prostatitis or depends on person BPH to person. Some recover very fast, but on symptoms. an average, you can say 3 to 6 months it will take. बट अगर किसी पर्सन को लाइक कोई पर्सन होम्योपैथी में ट्रस्ट नहीं करता है तो वो महीने महीने, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं हम कहते हैं आप महीने बाद भी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, डिफरेंस मिल जाएगा सिम्टम्स में तो आप आईपीएस स्कोरिंग करके दिखा सकते हैं। और उनकी जो साइज है उसमें भी डिफरेंस शुरू हो जाता है, महीने महीने में ही डिफरेंस शुरू हो जाता है। आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस मॉनिटर कर सकते हैं।
Next question is 50% of men in world can face of prostate problem in life. So what are homeopathy help to prevention these all problems? होम्योपैथिक का भी रोल ऐसा नहीं है कि हम पहले दे सकते हैं एज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए तो आपको बेसिक कोई भी मेडिसिन ना यूज करके Right. डाइट से मैनेजमेंट से इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। मेडिसिन को Correct. तभी इन्वॉल्व करें जब जरूरत पड़ती है, लीस्ट मेडिसिन होना चाहिए लाइफ में। Right. Next question is if several cerulita fails after proper indication, then what should be the next medicine? तो ये शायद क्वेश्चन ही गलत हो गया। अगर प्रॉपर इंडिकेशन के बाद सब सेलेटा फेल है तो बड़ा टफ है ऐसा। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो सेबल सेरुलिटा है नॉर्मली बट जो डॉक्टर्स है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली सबल सेलेटा जो ये कुछ केसेस होते हैं, एक पेशेंट अभी मेरा भी था, उनके रिपोर्ट्स भी मैंने दिखाना था, दिखाया नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब पेशेंट कोई सबल सेलेटा लेता है, वो ले सकता है, वो ना ऑर्गन स्पेसिफिक है। मतलब वो आपको सिम्टम थोड़ी देर के लिए इंप्रूवमेंट देगा सिम्टोमेटिक, बट वो ठीक नहीं करेगा पूरे तरीके से, वो बस वो पार्शियल इंप्रूवमेंट है। पेलिएशन टाइप कर सकता है सबल सेलेटा। ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देखनी पड़ेगी जो पेशेंट के हिसाब से सूटेबल, उसका जरूरी है। क्योंकि कभी कभी बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं ऑनलाइन, वो फिर मार्केट से फार्मेसी से खुद ही सबल सेलेटा यूज कर लेते हैं, हेल्प राइट। करेगा बट कई केसेस में शायद ना भी करे। बट पूरे तरीके से अगर ठीक करना है तो उसमें सिम्टोमेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज हाउ वी ट्रीट narrowing ऑफ द यूरेथ्रा इन बीपीएच एंड prostatitis and management of chronic pelvic pain syndrome, a common prostate problem by homeopathy remedies. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है हर चीज में, बट हाँ अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है यूरिन, अगर जैसे आप कह रहे हैं नैरोइंग हो गया, नैरो करते करते ब्लॉक हो गया, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आपको एक इमरजेंसी में लाइक कैथेटर यूज करा जाता है, वो होना ही चाहिए, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। कैथेटर तो यूज होना चाहिए अगर बिल्कुल नैरो हो गया है। हम्म। ठीक। एक क्वेश्चन है बट फिश तो इंडिया में भी काफी लेते हैं फिर भी उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम काफी होती है। फिश काफी मीन्स लेते आपने हैं। जो फिश वाला हाँ पार्ट बोला था। बिल्कुल या फिश लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, सिर्फ फिश ही फैक्टर नहीं है। हमने कहा कि एनवायरमेंट का कितना अच्छा एग्जांपल दिखा, चेंज हो गया, जेनेटिक फैक्टर का, टेस्टोस्टेरोन कम है, वो भी चीजें, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। वो इजैकुलेशन का भी है। अगर मैं मुझे थोड़ा टाइम है तो मैं कुछ एक चीज और बताना चाहता हूँ इसी में, या कि हमने कहा कि इजैकुलेशन के ऊपर बात करते हैं कि इजैकुलेशन का रेगुलर इजैकुलेशन होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि लाइक हमें रिलीजियस पर्पस के लिए इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एब्सटिनेंस को फॉलो करें, मतलब लाइक पूजा वूजा कर रहे हैं इस तरीके से ना, वो कहते हैं। लेकिन इसमें हम बता देता हूँ कि जो साइंटिफिक एविडेंस है, एविडेंस बेस पे, अगर आप एक स्पर्म एनालिसिस, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से भी, कि एक हम्म सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं हम। मान लीजिए हम्म किसी ने सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाया 3 महीने की परहेज रख के, और कोई हम्म पर्सन 15 दिन से परहेज कर रहा है या महीने तक उसने नहीं किया इजैकुलेट, तो किसकी रिपोर्ट सबसे बढ़िया आएगी? जो जिसने 3 दिन के बाद इजैकुलेट करके सीमेंट दिया, या फिर जिसने 30 महीने के बाद दिया, 30 दिन के बाद दिया, या महीने के बाद, 2 महीने के बाद दिया, किसकी रिपोर्ट बेटर होनी चाहिए? मुझे लगता है 3 डेज के बाद वाले की बिल्कुल। बेटर होगी। बिल्कुल एक्चुअली उसका रीजन है 3 डेज के बाद जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है वो बेटर होती है। और जो हम्म 30 दिन या जितने भी आप एब्सटिनेंस कर रहे हो, 7 दिन से ज्यादा करोगे तो अच्छी नहीं आएगी रिपोर्ट। हम्म 3 दिन तक रोका आपने, उसमें रिपोर्ट क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं आपके फ्रेश स्पर्म होते हैं, हेल्थी स्पर्म्स होते हैं, उनकी मोटिलिटी बहुत बढ़िया होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी शेप भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, हम्म वो फर्टिलिटी में बहुत अच्छा रोल रहेगा उनका। लेकिन हम्म अगर आप लाइक एब्सटिनेंस करते हैं, मतलब नहीं करते इजैकुलेट, उससे एक तो प्रोस्टेट भी काम नहीं कर रहा, और स्पर्म में क्या असर पड़ रहा है, हम्म अब आपकी स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। भले ही आपके right, स्पर्म के काउंट बढ़ सकते हैं, बट वो स्पर्म आपके हम्म, डेड स्पर्म होंगे, ओल्ड स्पर्म होंगे। स्पर्म की जो शेप होती है ना, किसी स्पर्म का हेड नहीं होगा, किसी का टेल नहीं होता, किसी की बॉडी नहीं होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन खराब है, मॉर्फोलॉजी खराब है, साथ ही स्पर्म की मोटिलिटी भी खराब हो जाती है। जब मोटिलिटी खराब right, होती है, फर्टिलिटी नहीं होती है। और जब स्पर्म काफी देर तक स्टोर रहते हैं तो उससे डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, स्पर्म का डीएनए टूट जाता है। स्पर्म का डीएनए टूटने से क्या होता है, आपके जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस, जो फ्रीक्वेंट मिसकैरेज है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑटिज्म के केसेस हो जाते हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं आप अगर हेल्थी स्पर्म नहीं दे रहे हैं आगे फर्टिलिटी के लिए। तो बस यही कहना था, आप क्वेश्चन पूछ सकते next is if we remove prostate in young age because of prostate cancer, does it impact hormonal imbalance on human body? हैं। नो, हार्मोन इम्बेलेंस नहीं होगा। एक्चुअली प्रोस्टेट हार्मोन नहीं बना रहा है, प्रोस्टेट हम्म आपका एक्चुअली हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन ही बना रहा है, ठीक है, टेस्टिस स्पर्म हार्मोन बना देगा, प्रोस्टेट हार्मोन नहीं बना रहा मेन, ठीक है। प्रोस्टेट अगर नहीं होगा तो बस ये है कि जब आप इजैकुलेट करते हैं, लाइक मेन प्रोस्टेट भी नहीं है जो सीमेन प्रोडक्शन करता है। सीमेन प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल, 70% वो करता है, प्रोस्टेट 30% करता है। बट अगर हम्म प्रोस्टेट नहीं है तो वो जो इजैकुलेट करेगा ना, वो ड्राई इजैकुलेशन हो सकता है, क्योंकि हमें मोटिलिटी के लिए, मतलब स्पर्म सीधा टेस्टिस से बाहर नहीं निकल सकता, उसको मूवमेंट के लिए कुछ चाहिए,
एक तो पीएस से नहीं होगा, प्रोस्टेट पीएस से बना रहा, पीएस से नहीं होगा, तो एक मोटिलिटी के लिए ना मतलब एक मीडियम चाहिए होता है, फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड तो है राइट। ही, जब फ्लूइड नहीं है तो वो फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी। स्पर्म होगा, सब कुछ होगा, बट रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इजैकुलेशन इज हेल्पफुल फॉर प्रोस्टेट हेल्थ इन वीक और मंथ्स? फॉर प्रोस्टेट हेल्थ मतलब ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये है लिसन टू योर बॉडी, ऑन बॉडी, ऐसा या इसका आंसर है। बट फिर भी ये कहा जाता है, काफी जगह देखा गया कि जिस तरीके से हम स्पर्म एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 3 दिन या हफ्ते में 2 बार या तीन, मतलब 3 बार आप कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। इनफैक्ट 7 आउट ऑफ 7 डेज भी आप कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी एलो कर रही है तो। in advanced stages of a benign prostate hyperplasia, how can overactivity and underactivity coexist, and what paradoxical manifestation might this produce on urodynamic studies, and how manage in homeopathy? ये आप समराइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ब्रीफ में बहुत। या सो इसमें बोला है कि जो एडवांस स्टेजेस होती हैं बीपीएच की, उसमें जो ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी किस तरीके से कोएग्जिस्ट करती हैं, एंड व्हाट आर द पैराडॉक्सिकल मैनिफेस्टेशंस? ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो प्रोस्टेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो एक्चुअली प्रोस्टेट क्या है ना, नर्व मस्कुलर बंडल्स होते हैं, नर्व्स भी होती हैं, ठीक है। अब जब वो बढ़ता है तो नर्व्स को भी डिस्टर्ब करता है। इनफैक्ट जब सर्जरी करते हैं तब भी नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं, तो वो नर्व्स डिस्टर्ब होगी, ब्लैडर को भी प्रेस करता है, ब्लैडर को प्रेस करता है, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे भी इन्फेक्शन बढ़ता है, जिसके कारण जो डिट्रूसिव मसल्स है, सेंसिटिविटी है, वो डिस्टर्ब होती ही है उसमें। So the next question is नहीं, who is most at risk to get prostate cancer? ये भी मैं बता चुका हूँ, रिस्क फैक्टर सारे। Next, when जेनेटिक should फैक्टर सबसे ज्यादा men इंपॉर्टेंट होता है be इसमें से। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के बड़े भाई right? या पेरेंट्स को है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। When should men be screened for prostate cancer and how often? रिपीट कर। स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? स्लीपिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर 40 45। आप अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 40 के बाद ही होगा, फैमिली राइट। हिस्ट्री है तो पहले भी हो सकता है, बट अगर 40 के बाद हो गया तो एनुअली तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड कराएं उसमें भी पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड से, वरना फिर पीएसए, आप जब अल्ट्रासाउंड में दिक्कत आ रही है तब आप पीएसए करवाएंगे। एनुअली आप कर सकते हैं, ओके, अगर आप प्रॉब्लम है तो हर। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक वी नीड टू क्लोज दिस। सो जिनके भी क्वेश्चंस का हमने अभी रिप्लाई नहीं करा है, वी विल ट्राई कि हम आपको मेल के थ्रू आपका आंसर का रिप्लाई करेंगे। राइट, एंड थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट वी कैन, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम 3 लोगों के नाम हम अनाउंस करते हैं, जो कि हमारे विनर्स काइंड ऑफ थिंग आप समझ सकते हैं। तो आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर जो चैट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। फर्स्ट इज सुखबिंदर सिंह भोगल, सेकंड इज डॉक्टर संजीव देसाई, एंड थर्ड इज स्विस कुमार। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, एंड आई एम श्योर सभी को ये वेबिनार काफी ठीक लगी होगी और इंफॉर्मेटिव है एक्चुअली। So thank you, sir, for presenting here. We are very grateful. And thank you, everyone.